हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और अगर मैं आप लोगों को ये समझा पाया और एंड पे ही आपको समझ लग गई सारी, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, एजाज की बात होगी कि मैंने ये मुश्किल टॉपिक आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। ब्रेक्जिट पर आज हम बात करेंगे। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, थेरेसा मे ने, जो यूके की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ब्रेक्जिट डील पेश की थी यूके की पार्लियामेंट में, जो कि बुरी तरह से रिजेक्ट हो गई है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेक्जिट का क्या फ्यूचर होगा। 634 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें से 432 ने थेरेसा मे की उस डील को बुरी तरह से रिजेक्ट किया और सिर्फ 202 ने उसकी सपोर्ट में वोट किया। और 196 जो मेंबर्स थे थेरेसा मे की अपनी जो पार्टी के थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे, उन्होंने भी थेरेसा मे की जो ब्रेक्जिट डील थी उसके खिलाफ वोट किया। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस डेवलपमेंट के बाद ब्रेक्जिट का क्या फ्यूचर है। 29 मार्च को जो इन्होंने अलहदा होना है यूरोपीय यूनियन से, प्लान के मुताबिक रात 11 बजे, इस डील के रिजेक्ट होने के बाद क्या ब्रेक्जिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस किस्म की निगोशिएशंस हो रही हैं, क्या एक नया रेफरेंडम हो सकता है, ये हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस हुडी को नहीं खरीदा और एक्लेट के पेज पर अगर आप अभी तक फीचर नहीं हुए, जहां पे फैंस की धड़ाधड़ पिक्चर्स लग रही हैं, तो जल्दी से इस हुडी को खरीदिए और अपने आप को उस पेज पर फीचर करवाइए। ब्रेक्जिट यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपीय यूनियन। ये 23 जून को एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें लोगों को राइट दिया गया था कि वो अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करेंगे कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ रहना है कि नहीं रहना, जिसमें तकरीबन 52% लोगों ने ब्रेक्जिट की हमायत में वोट किया था, यानी कि अलहदगी का वोट दिया था, और 48% ने कहा था कि हम अभी रहना चाहते हैं ईयू के साथ। वोटर्स का टर्नआउट जो था वो 70% रहा और तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस ब्रेक्जिट वोटिंग में शिरकत की, ब्रेक्जिट रेफरेंडम में। अब यूके में चूंकि 2 पार्टी सिस्टम है, वैसे तो कई छोटी छोटी पार्टीज हैं, लेकिन मेजरली 2 ही पार्टीज हैं जो मोस्टली इलेक्शन जीतती हैं, एक लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है वो कंजर्वेटिव पार्टी है। थेरेसा मे कंजर्वेटिव पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो लेबर पार्टी है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, जिसके जो अपोजिशन लीडर हैं जेरेमी कॉर्बन, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त पुश कर रहे हैं कि हम वो कि किसी तरह से बच जाएं ब्रेक्जिट से। और इस वक्त वो फुल इल्ज़ामात लगा रहे हैं थेरेसा मे पे कि उन्होंने बहुत ही कोई पैथेटिक किस्म की निगोशिएशंस की हैं यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसकी वजह से आज हम क्लूलेस सिचुएशन पर खड़े हैं। लेबर पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि रेफरेंडम करवाया जाए, ब्रेक्जिट से वो बचने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ है कंजर्वेटिव्स, वो ज़्यादा सपोर्टर्स हैं ब्रेक्जिट के कि हम यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएं। और इसकी मेन वजह ये थी कि यूके में एक बहुत बड़ा तबका प्लस कंजर्वेटिव पार्टी, इन लोगों ने ब्रेक्जिट का आइडिया पेश किया था कि इनके मुताबिक जो इनके मुल्कों में ऐरे गैरे जो लोग घुस आते हैं उनको रोकने के लिए, यानी कि फ्री मूवमेंट लोगों की, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ब्रेक्जिट लॉन्च किया था। क्योंकि यूरोपीय यूनियन में, जैसा कि आप सबको पता है, कि वहाँ पे आज़ादाना नकलो हरकत है, जो 28 ममालिक हैं उनके दरमियान वीज़ा फ्री एंट्री है, जहाँ मर्जी आप जा सकते हैं, बड़े मज़े से फिर सकते हैं। तो यानी कि जब से कुछ टेररिज्म के वाक़यात में इजाफा हुआ और इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया इंग्लैंड में, तो इन्होंने सोचा क्यों ना ब्रेक्जिट एक नई चीज़ निकाली जाए, जिससे हम जो फ्री मूवमेंट है लोगों की उसको कंट्रोल कर सकें, सख्त इमिग्रेशन रूल्स को हम अप्लाई कर सकें अपनी मर्जी से, ना कि हम उसमें यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ लें या यूरोपीय यूनियन की मर्जी के मुताबिक चलें। ओरिजिनली ब्रेक्जिट इस वजह से पेश किया गया था, यानी कि हम जो सॉफ्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उनको ख़त्म करें, हम अपनी एक सॉवरन इमिग्रेशन पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन आज जो ब्रेक्जिट की सिचुएशन है वो उस एक पॉइंट से निकलकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, जो मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैली हुई है, खुद ब्रिटिश लॉ मेकर्स भी कंफ्यूज हैं, और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो लॉ मेकर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार प्लीज़ बता दो ताड़ा फाइनल प्लान की है। अब ब्रेक्जिट को तो होना ही होना है इस वक्त के लॉ के मुताबिक, क्योंकि रेफरेंडम हो चुका है। ब्रेक्जिट को रोकने के लिए इनको लॉ में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और ब्रेक्जिट चूंकि होने जा रहा है तो 3 किस्म के ब्रेक्जिट हो सकते हैं, बल्कि 5 किस्म के। 3 किस्म के मैं आपको पहले बताऊं कि एक बात हो रही है ब्रेक्जिट विद सॉफ्ट ब्रेक्जिट, दूसरा हार्ड ब्रेक्जिट, और तीसरी चीज जो बात हो रही है वो ब्रेक्जिट विद नो डील, यानी कि यूरोपीय यूनियन से जो निगोशिएशंस हो रही हैं अगर वो फेल हो जाती हैं
तब क्या होगा, सबसे पहले हम नो डील के बारे में डिस्कस करेंगे। नो डील से पहले मैं बताता चलूं, दो और पॉसिबिलिटीज हैं, एक रेफरेंडम हो सकता है, दूसरी नई गवर्नमेंट आ सकती है। अगर यूके की यूरोपीय यूनियन से नेगोशिएशंस फेल हो जाती हैं और जीरो एग्रीमेंट होता है ब्रेग्जिट पर 29 मार्च से पहले तो ये यूके के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर साबित होगा। ये थली मच जाएगी, इकॉनमी एकदम कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स हैं जो यूरोप से आए हुए, जो यूके में काम कर रहे हैं, और जो यूके के लोग यूरोपीय यूनियन में काम कर रहे हैं, फैले हुए हैं, उनको वापस अपने अपने ममालिक में जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जीरो डील का ये मतलब हुआ कि आपकी इकॉनमी पर भी कोई बातचीत नहीं हुई होगी, ट्रेड्स पर भी कोई बातचीत नहीं हुई होगी, टैरिफ्स पर भी कोई बात नहीं हुई होगी। तो इस वजह से इनिशियली एक बहुत बड़ा झटका लगेगा यूके को। यूरोप के जो लोग यूके में काम कर रहे हैं, जब वो एकदम छोड़ के चले जाएंगे तो एक बहरान पैदा हो जाएगा, मैन पावर की कमी पैदा हो जाएगी। इसके साथ ही जो यूरोप से आएंगे लोग, जिनको यूरोप से निकाला जाएगा, उनके लिए एक इमीडिएट अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाएगी। लोगों पर नए किस्म के टैक्सेस आयद हो जाएंगे, बहुत से जो कानून है वो यूके को नए सिरे से बनाने पड़ेंगे, और सारे मुल्कों से जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो नए सिरे से साइन करने पड़ेंगे। और इसके अलावा यूके को यूरोपीय यूनियन को $39 बिलियन पे करना पड़ेगा, जिसको डाइवोर्स बिल भी कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों की सैलरीज का मसला होगा, बहुत से लोगों की जो रिटायरमेंट के करीब है उनकी पेंशन्स का मसला होगा। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए तकरीबन $35 to $39 बिलियन का बिल यूके को पड़ सकता है। जेरेमी कॉर्बन जो अपोजिशन लीडर हैं, वो भी थेरेसा मे को इसी बात पर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं कि थेरेसा मे ने किसी की कोई नहीं सुनी, सिर्फ वो अपनी मनमानी करती गई। उन्होंने एक बहुत ही फटीचर किस्म की डील यूरोपीय यूनियन के सामने रखी, जो और इस वजह से वो कहते हैं कि हमने इसको रिजेक्ट किया। और जेरेमी कॉर्बन का ये कहना है कि थेरेसा मे जीरो डील, जो इनकी पॉलिसीज हैं वो जीरो डील की तरफ हमें लेके जा रही हैं, जो कि यूके के लिए तबाहकुन साबित होगी। और जीरो डील का जो वर्स्ट केस सिनेरियो बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि यूके में इकोनॉमिक कोलैप्स के साथ साथ फूड शॉर्टेज भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो फ्री मूवमेंट के जरिए, फ्री ट्रेड के जरिए जो चीज़ें बगैर रोक टोक के आती हैं यूरोपीय यूनियन से, खाने की चीज़ें, उनमें भी एक डिले आ जाएगा। तो एक वक्ती तौर पर एक खुराक का बहरान भी पैदा हो सकता है। इतने बुरे हालात हो सकते हैं अगर जीरो डील होती है यूरोपीय यूनियन के साथ, क्योंकि अभी जो यूरोपीय यूनियन का सिस्टम है वो बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। एक सिंगल मार्केट उन्होंने बनाई हुई है जिसमें वो फ्री ट्रेड करते हैं, टैरिफ्स कोई नहीं उन्होंने एक दूसरे पर लगाए हुए, कस्टम यूनियंस हैं जिससे सारे 28 ममालिक को फायदा होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि यूरोपीय यूनियन में कई ममालिक ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनके पास अपना समंदर भी नहीं है, कईयों के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, और कईयों के पास तो एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है प्रॉपर, यानी कि खुराक का सामान उनके पास पूरा नहीं है यूरोप के पास। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था आज से कई साल पहले कि हम मिलजुल कर रहेंगे, जो एक दूसरे की कमजोरी हैं हम उन पर काबू पाएंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे। और ये अकल इनको तब आई थी जब इन्होंने खुद एक दूसरे का जंगों में एक दूसरे को मार मार कर बुरा हाल कर दिया था, और एंड पे इन्होंने यही सोचा था कि यार सारे बॉर्डर्स खत्म करो, ट्रेड शुरू करो, और जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं उनकी मदद करो, और ट्रेड टैरिफ्स हैं वो खत्म करो। तो ये वो रीजन थी जिसकी वजह से आज हम एक इतना खुशहाल यूरोप देखते हैं, और सारी दुनिया के लोग यूरोप जाते हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ जाकर रहें, वहाँ सैर करें, टूरिज्म वहाँ का आप देख लें। टर्की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि यार हम प्रॉपर यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन जाएं। ये इतने ज़्यादा इकोनॉमिक पर्क्स हैं जिनकी वजह से सारे यूरोप के जो कंट्रीज हैं, 28 कंट्रीज हैं जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं, उनको फ़वायद हासिल होते हैं। अगर आप यूके में काम कर रहे हैं और यूके की नेशनैलिटी आपके पास नहीं है, और आपके रहते हुए वहाँ पर ब्रेग्जिट हो जाता है विद जीरो डील, यानी कि यूरोपीय यूनियन के साथ अगर कोई डील नहीं हो पाती, तो आपको अपना जो फ्यूचर है उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। ये ना हो कि उस सिचुएशन में आप यूके में फंस जाएं। अब दूसरी किस्म जो आ जाती है वो है सॉफ्ट ब्रेग्जिट। सॉफ्ट ब्रेग्जिट में ये है कि यूके बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे देख रहे हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं हम उनसे भी फ़ायदा उठाएं, लेकिन जो फ्री मूवमेंट है लोगों की, यानी कि इमिग्रेशन जो पॉलिसी है वो हम अपने हिसाब से बनाएं। उसमें एक ये भी आइडिया है कि जो यूके के लोग हैं वो तो विदाउट वीज़ा यूरोपीय यूनियन में जा सकते हैं, विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन से आने वाले लोग होंगे उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, जो यूके में एंटर हो रहे होंगे। तो यूरोपीय यूनियन भी वहाँ पे कहता है कि यार ये तो आपने अपनी मर्जी से चेरी पिकिंग कर ली है। ये जो सॉफ्ट ब्रेग्जिट की डील की आप बात कर रहे हैं, जो थेरेसा मे के भी पॉइंट्स में था, जो उन्होंने डील प्रेजेंट की थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें थी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर ब्रेग्जिट में ट्रेड रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स हैं कि कस्टम यूनियंस हैं यूरोपीय यूनियन की, उनका भी हम हिस्सा रहे यूके वाले, यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट्स को ना छेड़ा जाए। इसके अलावा जो इकोनॉमिक पर्क्स हैं वो भी हम
हासिल करते रहे। लेकिन सॉफ्टवेयर ब्रेग्जिट में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, मतलब जो बड़ी मार्केट से ट्रेड की बातें हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, उनसे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं यूके को फिर भी आज़ादी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि अगर वो ट्रेड यूनियंस अगर यूरोपीय यूनियन के साथ रहता है तो बड़े मुल्कों के साथ जो ट्रेड के फैसले हैं वो आज़ादाना नहीं कर सकेगा। ये चीज़ है जिसकी वजह से थेरेसा मे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो उन्होंने इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। हार्ड ब्रेग्जिट के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें जो यूके की जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको नए सिरे से बहाल करना पड़ेगा, दोबारा बनानी पड़ेंगी, सारी निगोसिएशंस दोबारा करनी पड़ेंगी। जो सुपर पावर्स हैं, जो बड़ी मार्केट्स हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिक मार्केट्स हैं जैसे चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है, इनसे जो यूके है वो अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकेगा, यानी कि यूरोपीय यूनियन से थोड़ा सा आज़ाद होके। इसके अलावा यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके भी वो फैसले मानने का पूरी तरह से पाबंद नहीं रहेगा। कस्टम यूनियन से भी वो निकल सकता है और इसके अलावा अपनी मर्जी से जो फ्री मूवमेंट है उसको तो वो कंट्रोल करेगा ही करेगा। इमिग्रेशन पॉलिसीज अपनी मर्जी की लाएगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो यूरोपीय यूनियन के साथ उसका रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लॉ मेकिंग में उसके पास, यूके के पास इख्तियार आ जाएगा कि नए सिरे से वो सारी लॉ मेकिंग करे, डिफरेंट हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से। यानी कि यूरोपीय यूनियन का वो मेंबर तो रहेगा, लेकिन समझ लें कि बराए नाम मेंबर रहेगा अगर हार्ड ब्रेग्जिट होता है। अभी ये तीनों मैंने ऑप्शंस बताई आपको, नो डील ब्रेग्जिट, सॉफ्ट ब्रेग्जिट या हार्ड ब्रेग्जिट, ये अभी प्रपोज्ड आइडियाज हैं इनके अंदर, ये अभी कोई भी चीज इसमें फाइनलाइज नहीं है। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट और यूरोपीय यूनियन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान किस किस्म की डील्स होती हैं, नेगोशिएशंस किस किस्म की होती हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स किस किस्म के होते हैं, कितना राइट मिलेगा यूके को कि अपनी मर्जी से वो इमिग्रेशन की पॉलिसी बना सके, और किस हद तक वो जो बड़ी मार्केट्स हैं उनके साथ अपनी मर्जी से ट्रेड कर सकता है। जो सबसे टफ पार्ट है ना ब्रेग्जिट का, और यूके के लिए जो सबसे बड़ी सरदर्द है वो है अगर ब्रेग्जिट हो जाता है तो नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड जो कंट्री है उसके दरमियान उनको दोबारा से एक बॉर्डर बनाना पड़ेगा। अगर हम यूके के मैप को गौर से देखें तो इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 कंट्रीज हैं। ये यूके का पार्ट है और जो आयरलैंड है वो है यूरोपीय यूनियन का पार्ट, और आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड का बॉर्डर आपस में मिलता है। अभी चूंकि वो दोनों एक ही डोमेन में है, यानी कि यूरोपीय यूनियन के अंडर है, तो फ्री मूवमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के दरमियान। इस वजह से कोई ज्यादा रोक टोक नहीं है, फ्री मूवमेंट है, हार्ड बॉर्डर नहीं बनाया हुआ दोनों ममालिक ने, क्योंकि डोमेन एक है। लेकिन ब्रेक्सिट के बाद यूके को एक बहुत बड़ा खतरा लाहिक है कि अगर हमें यहाँ पे हार्ड बॉर्डर बनाना पड़ता है, यानी कि फेंसेस लगानी पड़ती हैं, यहाँ पे मिलिट्री बिठानी पड़ती है, तो ये एक सेक्टेरियन वायलेंस को जन्म दे सकता है। यानी इनकी एक पुरानी चपकलिश है नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों की आयरलैंड के लोगों के साथ। एक लड़ाई हुई थी जो 1968 में शुरू हुई थी और वो 30 साल जारी रही थी। 1998 में वो एक अकॉर्ड के तहत खत्म हुई थी, और इसमें जो आयरिश नेशनलिस्ट थे और इनकी लड़ाई हुई थी यूके यूनियनिस्ट के साथ। एक इंडिपेंडेंस की ही आप लड़ाई समझ लें, जिसमें तकरीबन 4000 बंदा भी मारा था, और उसके बाद ये बॉर्डर उन्होंने खत्म कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से दोनों साइडों को बनाया था, फ्री मूवमेंट शुरू की थी, और यूके को ये डर है कि अगर फ्री मूवमेंट पे अगर हम कोई कदगन लगाते हैं, अगर उसको दोबारा से एक बॉर्डर बहाल होता है, तो लोगों के जो पुराने सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं दोबारा प्रोवोक ना हो जाए। ऑपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन का ये कहना है कि 100 साल बाद गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में इतनी बड़ी शिकस्त हुई है इतने ज्यादा वोटों से, तो वो तो इस वक्त फुल मुतालबा कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को ये डिसॉल्व हो जानी चाहिए, पार्लियामेंट री इलेक्शन होना चाहिए। और थेरेसा में भी अपने पॉइंट पर अड़ी हुई है कि नहीं, हम इन सारी चीज़ों को मिलकर आगे लेकर चलेंगे। और जेरेमी कॉर्बन ये कहते हैं कि पहले तो आपने हमें साथ मिलाया नहीं, आप खुद बखुद अकेले फैसले करते नहीं, और अब आप कह रही हैं कि आप सबको साथ मिलाकर चलेंगे। इसके अलावा जेरेमी कॉर्बन ने इस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव की पार्लियामेंट में, जो कि जिससे बहुत बाल बची हैं थेरेसा में, और थेरेसा में की गवर्नमेंट फिलहाल बच गई है। यूके के लॉ मेकर्स अब कह रहे हैं कि एक ही हल बचा है आपके पास, और वो है एक नया रेफरेंडम। और नए रेफरेंडम की सूरत में क्या होगा कि यूके के लोगों का एक मजाक बनकर रह जाएगा पूरी दुनिया में कि इन्होंने ये इस इतने एक क्रूशियल इशू को मजाक समझा हुआ है कि हर आए दिन ये रेफरेंडम करवाते रहते हैं। और थेरेसा मे का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक रेफरेंडम हो चुका है जिसमें लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमने यूरोपीय यूनियन छोड़नी है, तो क्यों ना हम इसको एक अच्छे तरीके से छोड़ें। इस वजह से उन्होंने अपनी डील भी प्रपोज की थी जो बुरी तरह से रिजेक्ट हुई।
बीच का रास्ता निकालने की सूरत में वो खुद पता नहीं किस रास्ते पर चल पड़ी हैं और इस वक्त वो शदीद मुश्किल का शिकार है और वो गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ रही और उनकी गवर्नमेंट भी बच गई है। और मुझे अब यही लग रहा है कि जो सारी सिचुएशन है वो एक नए रेफरेंडम की तरफ बढ़ रही है। यूके के लॉ मेकर्स को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि यूरोपीय यूनियन के छोड़ने के क्या नुकसान होंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो इमिग्रेशन पॉलिसी को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड के बॉर्डर का अलग मसला है। अमेरिका और चाइना जैसी बड़ी मार्केट से बातचीत वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं और यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रेड के मजे हैं वो भी लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन की एक खिचड़ी सी पक गई है। और यूरोपीय यूनियन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि वो जल्द अज जल्द कोई फैसला लें। और यूरोपीय यूनियन वालों की अंदर से वो यही चाहते हैं कि यूके अलहदा ना हो, जबकि जो सोल्यूशन इस वक्त यूके पेश कर रहा है वो यूरोपीय यूनियन के लिए काबिल कबूल ही नहीं है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या ब्रेक्जिट के हवाले से एक नया रेफरेंडम होगा यूके में, या फिर 29 मार्च को यूके यूरोपीय यूनियन से अलहदा होकर रहेगा, हार्ड ब्रेक्जिट की सूरत में या फिर सॉफ्ट ब्रेक्जिट की सूरत में? और क्या यूके को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।